मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ऑनलाइन कक्षा में हमने पिछली बार भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के संदर्भ में अध्ययन किया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। उस संदर्भ में आपको बताया था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कोई एक निश्चित कारण नहीं था, ऐसे अनेक कारण थे जिससे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया था। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन इत्यादि, इन सभी के संदर्भ में अपन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है, और इसमें अपन आज पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे ऑनलाइन कक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वह आधारभूत घटना थी जिसके ऊपर आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई। प्रारंभ में इसका उद्देश्य सीमित था, बल्कि बहुत स्पष्ट नहीं था, पर जैसे जैसे संगठन में लोगों का मिलना बैठना प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे भविष्य की तस्वीर भी साफ होती चली गई और अंततः व्यापक आंदोलन में परिवर्तित हो गई। कांग्रेस की स्थापना व उसके लक्ष्यों का विश्लेषण करने के पूर्व यह आवश्यक होगा कि वह पृष्ठभूमि समझ ली जाए जिसके कारण ऐसी संस्था अस्तित्व में आई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि या उसके बैकग्राउंड के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण के संबंध में कोई एक तर्क नहीं दिया हुआ है। कुछ इतिहासकार या विद्वान या विश्लेषक तो मानते हैं कि ये उभरती राष्ट्रीय भावना की प्रतीक थी, और दूसरे जो विद्वान हैं या इतिहासकार हैं या विश्लेषक हैं वो यह साम्राज्य हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई संस्था थी। तो दोनों दृष्टिकोणों का हमें विवेचन करना अत्यंत ही आवश्यक है। पहली जो विद्वानों ने तर्क दिए या इतिहासकारों ने जो बातें बताई कि राष्ट्रीय भावनाओं की प्रतीक के रूप में इस संस्था को जो मानते हैं विद्वान, उनका मानना था कि तत्कालीन वातावरण में अंग्रेजी शासन या यूं कहें कुशासन के विरुद्ध विद्रोह जाग रहा था। 1857 से लेकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना तक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने एक मंच की आवश्यकता को जन्म दिया, जहां बैठकर प्रबुद्ध भारतीय अपनी भावनाओं विचारों का आदान प्रदान कर सकें। ऐतिहासिक विश्लेषण से स्पष्ट है कि मेरठ के सिपाहियों का विद्रोह एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे आसपास फैल गई। कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह को नेतृत्व दिया। उन्हें अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, और बिहार में कुंवर सिंह ने यह दायित्व उठाया। उनकी संपत्ति अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई थी। झांसी में लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने उत्तरदायी नहीं माना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें टक्कर दी। ये घटनाएं प्रतीत स्वरूप थी। अंग्रेजों के दमन चक्र से कोई नहीं बचा था, न किसान न मजदूर। ऐसी घटनाओं के कारण असंतोष फूट रहा था या असंतोष बढ़ रहा था। इस बीच बड़े शहरों में जागृत प्रबुद्ध
युवा राष्ट्रवादी संगठन बना रहे थे। यद्यपि उनके उद्देश्य छोटे छोटे तथा अल्पकालिक थे, तथापि वे आगे आने वाली बड़ी घटनाओं के बीज अवश्य थे। 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय जनता की वास्तविक स्थिति को समझना व उसका प्रसार करना था। सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से होना था। 1851 में यह संस्था ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में मिल गई, जो नई नई अस्तित्व में आई थी। यह कुछ बड़ा संगठन था जिसकी शाखाएं देश के अन्य भागों में भी खुली। इस संगठन ने भारतीय जनता के हित में अंग्रेजों से कुछ मांगे रखी, जिनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया। ये दोनों ही संस्थाएं बंगाल में जन्मी थी। बंगाल में ही एक और संस्था 1875 में अस्तित्व में आई, जो इंडिया लीग के रूप में जानी गई। राजनीतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य में बनी यह संस्था आगे आने वाले समय में 1876 में बनी इंडियन एसोसिएशन में मिल गई। यह वह समय था जब अंग्रेज सरकार ने नागरिक सेवाओं में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर शिक्षित भारतीयों को इस व्यवस्था से होने वाली हानियों से परिचित कराया। लॉर्ड लिंटन की अन्य दमनकारी नीतियों, जैसे मैं आपको बताऊं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा इल्बर्ट बिल का विरोध भी इस संगठन द्वारा किया गया। बंबई व पूना में भी संगठन बन रहे थे और अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध आवाज भी उठा रहे थे। 1852 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और 1857 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। इन संगठनों ने जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने का एक प्रकार से काम किया। लंदन में दादा भाई नौरोजी सक्रिय थे। उन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बनाई। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत व भारतीयों के बारे में जानकारी देना था, किंतु इसमें अंग्रेजों के हितों के संरक्षण की अधिक संभावना थी। अतः इसके सहमत अंग्रेज भी थे। उपयुक्त घटनाएं विशिष्ट क्षेत्र में घटित हो रही थी। अंग्रेजों के उद्देश्य स्पष्ट होते जा रहे थे। यह साफ होने लगा था कि उनसे संगठित हुए बिना अधिकार की मांग करना समझदारी नहीं है। अतः अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस 1853 में जो आयोजित की गई थी कोलकाता में, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि यह सभा राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार के लिए बुलाई गई थी। इस प्रकार धीरे धीरे एक व्यापक दृष्टिकोण तथा बड़ा उद्देश्य संगठन के जन्म लेने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित की दृष्टि से की गई थी। तो ये एक राष्ट्रीय भावनाओं की प्रतीक की पहला तत्व है। इसी प्रकार दूसरा कारण या दूसरी पृष्ठभूमि के रूप में अपन बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि भारतीयों के बढ़ते असंतोष को रोकने तथा अंग्रेजी शासन को उस असंतोष से बचाने के लिए इस संस्था का जन्म अंग्रेजी शासन की पहल पर किया गया था। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि साम्राज्यीय हितों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी यह संस्था। यह संस्था एक अभय द्वीप, सेफ्टी वेल्व के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। तत्कालीन वायरायर लॉर्ड डफरिन ने युवाओं की उभरती क्रांतिकारी भावनाओं को रोकने के लिए ए.ओ. हुम को ऐसे संगठन के जन्म के लिए प्रेरित किया। हुम के अनुसार भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सुरक्षा नली की आवश्यकता थी और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर सुरक्षा नली कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। विलियम ब्रैडबर्न का भी मानना है कि 1878-79 के आसपास लॉर्ड लिंटन के शासनकाल के अंतिम दिनों में हुम को ऐसा लगने लगा कि बढ़ते असंतोष का सामना करने के लिए निश्चित कदम उठाना ही पड़ेगा।
एवं ह्यूम को लगने लगा था कि हम एक भयंकर विस्फोट के संकट में फंस गए हैं। आगे आने वाले समय में लाला लाजपत राय ने भी माना कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यंग इंडिया में उन्होंने माना कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से बचाना था। लॉर्ड डफरिन को लगता था कि ऐसी संस्था के बनने से ब्रिटिश सरकार तूफानी समुद्र के मध्य में एकाकी चट्टान नहीं रह जाएगी जिसके चारों ओर हम दिशा में तूफानी लहरें टकराती हैं। गोवलकर के अनुसार भारत की राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो उपयुक्त तथ्यों व वक्तव्यों का विश्लेषण करें तो हमें ये स्पष्ट होता है कि दोनों मतों में आंशिक एक प्रकार से सत्यता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज के हितों को साधने के लिए की गई, जिसमें तत्कालीन प्रबुद्ध भारतीयों ने उन्हें सहयोग दिया। वे अंग्रेजी सरकार से कुछ सुविधाएं चाहते थे, ना कि उसका विनाश। लेकिन यह भी सत्य है कि जैसे जैसे समय बीता तथा भारतीयों का सत्य के साथ साक्षात्कार हुआ, उन्हें समझ में आने लग गया कि अंग्रेज उन्हें वास्तव में कुछ भी नहीं देना चाहते। दूसरी ओर उनमें राष्ट्रीय भावनाएं पनपने व विकसित होने लगी थी। लाला लाजपत राय के अनुसार एवं ह्यूम स्वतंत्रता प्रेमी तो थे, पर पहले वे देशभक्त अंग्रेज थे। अंग्रेज शासक भारतीय क्रांति को उग्र होने से रोकना चाहते थे, तो भारतीय राष्ट्रीय नेता देश के आंदोलनकारियों के प्रति अंग्रेजों के प्रकोप को कम करना चाहते थे। समय के साथ साथ दोनों उद्देश्य स्पष्ट होते चले गए। तो एक प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पृष्ठभूमि है, जो मैंने आपको दो तर्कों में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पृष्ठभूमि तो आपको मैंने बताई, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, कब हुई, इसके संदर्भ में आपको बताऊं कि 1 मार्च 1883 को 1883 को कोलकाता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुले पत्र में एव ह्यूम, जो अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी थे, ने युवाओं को प्रोत्साहित संगठित होने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने बताया या उन्होंने लिखा कि व्यक्ति हो या राष्ट्र, प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रगति का उदय भीतर से ही हो सकता है। आपका देश पहल करने के लिए आप लोगों की ओर देख रहा है, क्योंकि आप देश के सबसे सभ्य, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली पुत्र हैं। आप देश की आन हैं। यदि आप शिक्षित लोगों में से 50 व्यक्ति भी ऐसे नहीं निकल सकते जो आत्म बलिदान के लिए तैयार हों तथा जिनके हृदय में पर्याप्त प्रेम, अभिमान, वास्तविक निस्वार्थ देशभक्ति हो, जिसके द्वारा वे शुरुआत कर सकें और यदि आवश्यकता हो तो शेष जीवन देश के लिए समर्पित कर सकें, तो भारत के लिए कोई आशा नहीं की जा सकती। लाला लाजपत राय ने आगे आने वाले समय में ह्यूम के उद्देश्य को सच्चा तथा उनके विचारों को उच्च कहा। ह्यूम की अपील ने तत्कालीन पढ़े लिखे व जागृत लोगों के मन को छुआ और उसमें संगठित होने की एक प्रकार से इच्छा जागृत हुई। उन्होंने पूना में सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा एवं ह्यूम के द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया, जो इस प्रकार था: देशभक्त सजग नागरिकों को एक स्थान पर एकत्रित हो संवाद का अवसर प्रदान करना, भावी राजनीतिक रूपरेखा तैयार करना तथा एक देशी संसद को प्रारंभ करना। सम्मेलन पूना में होना तय किया गया, पर पूना में प्लेग फैलने के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। अंततः मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सम्मेलन का आयोजन किया गया। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित इस सम्मेलन में देश के विभिन्न कोनों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठन के नाम को लेकर विचारों का आदान प्रदान हुआ और अंततः उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया तथा एवं ह्यूम पहले सेक्रेटरी बने। इस दल में 2 अन्य सदस्य, एक तो विलियम वेडरबर्न तथा सर जॉर्ज
जार्डिन भी शामिल किए गए। मुंबई तथा मद्रास, जिन्हें अब चेन्नई प्रेसिडेंसी से ही अधिकतर सदस्य थे, बनर्जी ने इस घटना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा महत्वपूर्ण और विस्तृत प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन नहीं हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड को अपना पथ प्रदर्शक कहा। तो एक प्रकार से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एक मुंबई में अधिवेशन आयोजित किया था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें अनेक लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। जैसे मैं आपको बताऊं कि अनेक जैसे मुसलमान नेता थे, जैसे सर सैयद अहमद खां ने कांग्रेस की स्थापना के प्रति नकारात्मक विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि इसके अधिकतर सदस्य हिंदू थे और हिंदूवादी नेताओं को भी कांग्रेस की स्थापना रुचिकर नहीं लगी। उन्हें लगा कि भारत के नेता पश्चिमोन्मुखी हो रहे हैं तथा पश्चिम सभ्यता व संस्कृति के पक्षधर हैं। जन सामान्य इस सतत घटनाओं से अपरिचित ही रही और उन्हें शामिल करने का प्रयास भी नहीं किया गया। यह प्रारंभिक चरण था, अतः इसमें देश की व्यापक समस्याओं यथा गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी आदि चिंतन के विषय नहीं थे। इसे अभिजात वर्गीय संगठन समझा गया जो शिक्षित उच्च वर्ग द्वारा गठित किया गया था। एनी बेसेंट ने कहा था कि जिन व्यक्तियों ने इसकी स्थापना करने का निश्चित किया, उनकी नीयत में पूर्ण सच्चाई तथा विश्वास होता है। कांग्रेस का प्रारंभिक दौर अधिक गतिविधिपूर्ण नहीं था। दिसंबर माह में साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होना था। प्रारंभ में इसमें अंग्रेज सदस्य भी थे। विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेव तथा हेनरी कॉटन अपने प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस का उद्देश्य था जैसे देश के सभी हिस्सों में भारतीयों का एकत्रित करना, भारत से संबंधी समस्याओं का विचार विमर्श करना, ब्रिटिश सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने के संबंध में योजनाएं बनाना, जाति, धर्म व क्षेत्र संबंधी पूर्वाग्रह को दूर करना। प्रारंभिक दौर अधिक सक्रिय न होते हुए वह नींव का पत्थर बना जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन की इमारत का निर्माण होना था। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना भी यहाँ आवश्यक है। जैसे दादा भाई नौरोजी तथा व्योमेश चंद्र ने इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में वातावरण बनाया। इंग्लैंड में भारतीय नेताओं ने कांग्रेस के प्रति जो सकारात्मक वातावरण बनाया, उससे ब्रिटिश सांसदों का सहयोग कांग्रेस को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश सांसदों ने भारतीयों की मांग पर सहानुभूति विचार किया व उसे समर्थन दिया। 1892 का अधिनियम अस्तित्व में आया। ये ऐसी अनेक घटनाएं हुई। कांग्रेस की स्थापना के परिणाम के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में जो भी विवाद रहे हों, लेकिन इसके जो परिणाम आए उसने देश की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थितियों में बदलाव किया। ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना न तो स्थापना के समय अंग्रेजों ने की थी, न कांग्रेस के पहले सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीयों ने की थी। ये परिणाम एक प्रकार से इस प्रकार कहे जा सकते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे भारतीयों में लोकप्रिय होती चली गई, संगठन की सदस्यता लगातार बढ़ती चली गई, जागृति उजागर होने लगी। ये एक प्रकार से कांग्रेस की स्थापना के परिणाम हमारे सामने आए। अब नेक्स्ट जो आपकी ऑनलाइन कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे, उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में आपको मैं कुछ जानकारियाँ दूंगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।